ठीक है। तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास थी, मैथ्स की नहीं आज तुम्हारी क्लास? कल है? मैथ की होती है। कल है मैथ्स की? यस मैम। कल मैथ्स की तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है। हर्षित सर इज ऑन लीव आज और कल। आज तो तुम्हारी क्लास नहीं थी, बट हाँ कि कल सर विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। तो तुम अपना उस हिसाब से अपना प्लान कर लेना कि कैसे तुम्हें यूटिलाइज करना है उसको। कब होती है सर की क्लास? ट्यूसडे को? 6 से 7:30 है? ये कौन सा टाइम है? ये अलग नहीं मैम, टाइम। पहली क्लास है मैथ की। क्या हो गया? मैम 7। हाँ तो 6 से 7:30 का है बोले तुम लोग। मैम 7 से 8:30। 7 से 8:30। गर्व ने तो बहुत ही सिंपल कर दिया, टाइम जाए भाड़ में, सीधा बोल दो फर्स्ट क्लास। अब मैडम अपने आप जाने पहली क्लास कितने बजे होती है। ठीक है, हाँ अच्छा 7 से 7:30 ठीक है, फिर तो बढ़िया है। तुम लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कल थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो स्कूल से आने के बाद। ठीक है। ये क्या 14 बच्चे क्यों, किस खुशी में छुट्टियां मनाई जा रही हैं ठंड में? एक बार मैं ग्रुप में रिमाइंड, वो स्ट्रक्चर बना लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगी। फटाफट से बना के एक बार प्रैक्टिस करो एंड देन मैं आगे चलती हूँ। हैं फिजिक्स की क्लास का लिंक? अच्छा ओके, दूसरे ग्रुप में भेज दिया मैंने, ज्वाइन एवरीवन। हाँ तो हमारे में ही भी। नहीं, एक और भी है ना दिल्ली वाला, अब भेजा, दूसरे बैच वाले को भेज दिया। चलो अच्छा। ठीक है। ठीक है। सो क्या किया तुम लोगों ने संडे को? पढ़ाई की, टेस्ट दिया? अच्छा ये बताओ, टेस्ट देने के बाद कितने बच्चे पढ़ते हैं? नजर नहीं लगेगी, टेंशन मत लो। सब ऑनेस्टली बताओ मेरे को। ठीक है, 6 ऐसे बच्चे, ओके 6 बच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बाकी नहीं पढ़ते? बाकी क्या करते तुम? पार्टी करते हो संडे के नाम की? हैं? या 3 घंटे टेस्ट देके बस? ठीक है, नीचे कर लो, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हो यार। ठीक है कोई नहीं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि थोड़ा रिलैक्सेशन भी होना चाहिए। सुबह तुम टेस्ट के लिए मेरे ख्याल से पढ़ते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन करते हो, देन उसके बाद टेस्ट देते हो। जो बच्चा पढ़ के शाम को टेस्ट देता है उसके बाद तो देखो हिम्मत नहीं बचती है कि और पढ़ाई करे। तो टेस्ट, हाँ टेस्ट देने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स किया करो। टेस्ट देने के से 1-1.5 घंटा पहले एकदम रिलैक्स किया करो, खाना खा लिया करो, जो करना कर लिया करो। फिर ना जब तुम टेस्ट देने बैठते हो ना तो बड़ा तेजी से चलता है दिमाग। ये कभी अगर करके देखना, अगर तुम टेस्ट से जस्ट पहले बुक बंद करके टेस्ट दोगे ना, मल्टीपल चीजें चलेंगी तुम्हारे माइंड में while attempting the टेस्ट। चलो ठीक है। ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा नहीं है तुम्हें पढ़ना, आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने मेनली करानी है ना। और ये भी याद दिलाना था कि 30 नवंबर को है तुम लोगों का टेस्ट, है ना? 30 नवंबर को टेस्ट है पूरे 12th ग्रेड का। पेपर बन चुका है, पेपर बढ़िया बना है। तो कोई ऐसे ही पेपर कर देगा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख के तो फिर मुझे कहोगे मैम जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। ठीक है, तो पेपर तो बन चुका है तुम्हारा, देख भी लिया मैंने। तो तैयारी शुरू कर दो तुम लोग अच्छे से। सारे चैप्टर्स करने के चक्कर में रहोगे वो भी नहीं होगा, ठीक है। बेशक आप अपने कोई 5 चैप्टर्स कर रहे हो केमिस्ट्री में आउट ऑफ 10, बट मेक श्योर
दैट 5 चैप्टर शुड बी डन प्रॉपर्ली, ठीक है, अच्छे से होने चाहिए। पता चले 10 के 10 रिवाइज करने बैठ गए और मिले कुछ भी ना उसमें से, थोड़ा सा मेक श्योर करिएगा। टफ नहीं बोलूंगी आदर्श, इट इज मॉडरेट। चलिए, मॉडरेट ऑन द, देखो मैं अगर किसी टेस्ट को डिफिकल्ट बोलती हूँ वो मैं तब बोलती हूँ कि मान लो कोई चीज मैंने पढ़ाई है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, समझ रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए उसमें पेपर में, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि मैंने नहीं करवाए और उसमें से आ गए सवाल, तो वो डिफिकल्ट बात मानी जाएगी क्योंकि अब मैंने करवाई नहीं तो तुम कहाँ से करोगे। बट अगर मान लो मैंने कोई चीज पढ़ा दी है, उसमें कुछ चीजें डिफिकल्ट है समझनी और उसमें से पेपर आया, तो वो मॉडरेट लेवल में मैं काउंट करती हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, बहुत कम है सुमित, डोंट वरी बेटा, बहुत कम है। जो ये पेपर बना है आप लोगों का, वो जो आपका जेई में जिस हिसाब से चैप्टर्स की वेटेज रहती है ना, उस हिसाब से पेपर बनाया गया है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लीज तुम टेंशन मत लो, उसमें से तुम्हारे फाइनल जेई में या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। मैं किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगी यहाँ पे कि वो उसमें अपना माथा पच्ची करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, सारा सिलेबस तुम्हारा हो रखा है 11th-12th का, तो मेरे को पर्सनली रीच आउट कर देना, मैं तुम्हें लेक्चर भी दे दूंगी, 3 घंटे का है वो बस। लेकिन वो तब अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तुम्हारी प्रिपरेशन को लेके, तो फायदा है वो भेजने का तुम लोगों को। अगर नहीं है तो फिर इससे बेटर है कि तुम अपना जो तुम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया हुआ था, और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने काफी सारी चीजें पढ़ा दी थी आप लोगों को। एक बार आ जाओ, बता देती हूँ मैं। आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए हैं क्या? अंजलि, मनीषा, किए हैं प्रैक्टिस? किए। ठीक है, क्लास के बाद स्ट्रक्चर भेज देना मेरे को, ठीक है। Okay. बाकी सब बच्चे, नोट कृतिका ओनली या मनीषा को मैंने बोला है, सिर्फ मनीषा नहीं, सब देखना चाहती हूँ कि कहाँ प्रैक्टिस किए हैं, और जग जाओ ये चैप्टर, ठीक है। अब आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी थी, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें 11 सवाल दिए थे वो एक बार मैं खुद करवाऊंगी। फिर मैं पॉलीसेक्राइड्स पे जंप करूंगी, जिसमें 3 पॉलीसेक्राइड्स तुम्हें पढ़ने हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। देखो इनमें कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बिकॉज वो बायो से रिलेटेड है, उसमें कुछ मैं लाइन मार्क करवा दूंगी क्या याद करना है। उसके अलावा हम आज प्रोटीन्स भी स्टार्ट कर देंगे, बस ये 3 चीजें पेंडिंग है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स में, उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, तो यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, और अमाइनो एसिड्स पढ़ने के लिए आपको ट्रिक आनी पड़ेगी। अगर ये आपको ट्रिक नहीं आएगी तो आप अमाइनो एसिड्स कभी याद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सिलेबस वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो 20 अमाइनो एसिड्स को याद करना एक मैं आसान काम नहीं बोलूंगी, उसको याद करने के अपने को थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। उसके अलावा एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, तो जो मैंने मेन आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था क्या था, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने ग्लूकोज का, एक वो फटाफट याद करो, मेरे को भी याद करवाना, मैं भूल गई, बीच में संडे आ जाता ना, मेरी भी याददाश्त चली जाती है क्या पढ़ाया था। ओके, सो हमने बेसिकली ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने अल्फा बीटा ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। अल्फा हमने कैसे बताया था, याद करवाया था मैंने, आप चेक कर लो, CH2OH और फर्स्ट कार्बन पे जो OH लगा हुआ है उनकी पोजीशन अगर आपस में ट्रांस है तो वो आपका अल्फा था, और सेम है तो बीटा है, ठीक है। उसके अलावा कायरल कार्बन ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्फा बीटा ग्लूकोज आपस में एनोमर्स हैं, राइट, और एपिमर्स के बारे में बताया था, जिसमें जो फेमस 2 हैं आपके जो आपको याद रखने हैं, दैट इज ग्लूकोज और मैनोज। C2 एपिमर है क्योंकि सिर्फ एक ही कायरल पोजीशन पे डिफरेंस अराइज होता है, उसी को हम एपिमर बोलते हैं, और C4 एपिमर हम बोलते थे ग्लूकोज और गैलेक्टोज को,
राइट। उसके अलावा मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था, दैट वाज म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या था कि अगर आपके स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आ रहा है, अगर आप प्योर अल्फा वाला आइसोमर और प्योर बीटा वाला आइसोमर डालते हो सॉलिड में, और उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज होता है विद टाइम, तब तक जब तक एक इंटरमीडिएट वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तीनों होते हैं, अल्फा, बीटा और आपका ओपन चेन, और ओपन चेन बहुत कम परसेंटेज होता है उसका। हालांकि म्यूटा रोटेशन अभी जेई उसमें नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तो देयर आर लेस चांसेस कि वहां से सवाल आए। पिछले 4 साल में म्यूटा रोटेशन से नहीं आया, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं, ठीक है। और अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन था? सुक्रोज, याद है? सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज किससे मिल, अरे ये क्या हो गया, हाँ, सुक्रोज किससे मिलके बना है, मतलब हाइड्रोलिसिस होती है, तो फिर इसमें वो अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, याद है। और इसमें लिंकेज भी ध्यान रखना, मैंने कहा था यू का यू सीक्वेंस में याद रखना, तभी फायदा होगा। C1 कार्बन की यूनिट, इसमें कार्बन नंबर 1 होता है और इसमें C2 होता है, और इनके बीच में ही आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। उसके अलावा मैंने तुम्हें माल्टोज बताया था, माल्टोज को मैंने कहा था कैसे याद करोगे, अल्फा अल्फा, है ना, अल्फा अल्फा, अल्फा किसका? ग्लूकोज का, और दूसरे वाला भी अल्फा ग्लूकोज, यानी कि 2 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फिर मैंने बताया था लैक्टोज विच इज ऑल्सो योर मिल्क शुगर, है ना, ये इसमें क्या था, बीटा 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 गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, और इसमें जो लिंकेज थी अपनी वो क्या थी बेटा, C1 और C4, यही थी अपने पास। तो ये मेन 3 चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। उसके बाद एक चीज पेंडिंग थी, वो ये थी, मैंने तुम्हें कहा था कि जो फ्रक्टोज होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है ना, बताया था मैंने। और इसमें कीटो ग्रुप होता है, मतलब कीटोन वाला फंक्शन ग्रुप होता है, और आपको पता है टोलेंस रिएजेंट ये सब तो कीटोन के लिए नेगेटिव टेस्ट देते हैं, फिर ये क्यों पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका रीजन अपने को देखना था। तो वो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, इसको मैं हटा रही हूँ। प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 बार कर लेना, कम से कम 3 बार, तभी थोड़ा सा चीजें जो है याद रहेंगी। तो मैं एक बार फ्रक्टोज बना लेती हूँ बेटा। प्लीज एक तो जो लेट लतीफ है ना, थोड़ा जल्दी आया करो तुम लोग, और आज तो पता नहीं क्या ही है, सिर्फ 21 बच्चे ही आए हैं। हाँ, तो 3rd पोजीशन पे आपका ये है, बाकी मैं देखो सेम बना रही हूँ, CHOH में यहाँ पे लिख देती हूँ। धनंजय आया, धनंजय? यस मैम। ठीक है, हो गए ना 6 कार्बन, 3 3 से। अब यहाँ पे देखो होता क्या, यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है, ऑटोमेरिज्म होता है, यहाँ पे पढ़ा है अपन ने? हाँ मैम पढ़ाया, तो पढ़ा तो है हमने। देख रहे हो, इस तरीके से ये होता है यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो, ये जो H है ये इस तरीके से जाता है, अगेन रीअरेंजमेंट होती है। ये क्या बन गया, कीटो था, और ये क्या है, इनोल है ना, इन और ओल, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ दोबारा से, ध्यान से देखना एक बार, बनवा के नहीं देखेगा तुमसे, बट आना चाहिए, और जो नेगेटिव आएगा वो ये H ले लेगा, दैट इज दिस। दिख रहा है आप लोगों को? बाकी सब सेम। तो बेटा जब रीअरेंजमेंट होती है ना बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज में, तो इसमें आपको दिख रहा है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, दिख रहा है आप सभी को? कुछ टाइम के लिए होता है बट होता है, और इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर इसको हम बोलते हैं। यस और नो? ये रीजन होता है
कि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेसिक मीडियम में यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, जहाँ पे आइसोमराइजेशन के टाइम पे कुछ टाइम के लिए बेशक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो, और इसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो ये किसको आपका ये लाइक वो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। तो अपने दिमाग में ध्यान रखना कि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसलिए मैंने लाइन बोली थी कि मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आई अब ये बात? और पेपर में भी तुम्हें ये बेशक पूरी याद नहीं रखना बात, लेकिन हल्का सा कहीं कहीं धुंधली धुंधली याद जरूर रखना है इसकी, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो हो सकता है, अभी मैं दिखा दूंगी कौन सा क्वेश्चन, इन फ्यूचर हो सकता है कि तुम्हारे किसी शिफ्ट में भी तुम्हें देखने को मिले। हालांकि ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट क्यों है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटीज, बट तुम्हारे पेपर में एक बार आया हुआ है, तो हमें फिर थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोगों ने घर पे कुछ किया हो, और फिर हम पॉलीसेक्राइड्स पे जंप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है, देखो क्या बोल रहा है। ये कुछ जेई के क्वेश्चन, हालांकि ये जेई का सवाल नहीं है, बट यस दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। Which of the following compounds will behave as a reducing sugar in an aqueous KOH solution? वो कह रहा है कि एक्वस, यार एक तो मेरे को ना बड़ा ही डाउट होता है कई बार, तो तुम सो ना जाओ, और जो ये लेट आ रहे हो तो तुम लोग क्या करके आ रहे हो भाई, इतनी लेट आ रहे हो। अगली क्लास में लेट आए ना, मैं एंट्री नहीं दूंगी तुम लोगों को। देखो एक्वस KOH सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर, एक बार बताओ क्या मैंने तुम्हें रिड्यूसिंग शुगर की पहचान बताई थी? क्या बताई थी? कि अगर आपके जो ऑक्सीजन है जो कि रिंग का पार्ट, उसके साथ वाले कार्बन पे डायरेक्ट OH अटैच है, तो वहां पे वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। बताया था मैंने, ये मैंने एक सेकंड, ये मैंने बताया था तुम लोगों को। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये रिंग ओपन हो जाती है ना, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसा तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे कुछ है, ना यहाँ पे कुछ है, ना यहाँ पे कुछ है। तो हम कैसे बताएंगे? तो आपको पता है KOH बेसिक मीडियम है, तो कहना है से कि बेसिक मीडियम में जो ये एस्टर है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बताओ यस और नो? बेसिक, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जेई में, बट यस आ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हमें तो याद होता है कि रिड्यूसिंग शुगर में ये हम देखते हैं। तो ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच करना है। तो ये आपका एस्टर है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, मान लो यही है KOH, तो क्या होगा, अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी और इस तरीके से O नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, क्या जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया? हाँ मैम, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, देख रहे हो। तो हमारे पास कार्बन के पास क्या आ चुका है, OH आ चुका है। अब ये रिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के सवाल कर सकते हो। एक बार देख लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, राइट। तो अब तुम ध्यान से देखो, बाकी और में नहीं हो सकता, इसके यहाँ पे कहीं रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर तुम सोच रहे हो मैम एसिड बेस रिएक्शन करा दो, बट उससे होगा क्या, कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ और यहाँ पे ईथर वाला ग्रुप दिया हुआ है, मीथोक्सी वाला, तो यहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, फिर वो OH में कन्वर्ट होगा, देन इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब जो मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को करा रही हूँ उसमें तुम अपने आप को नंबर दोगे कि तुम्हें पिछली क्लास कितना समझ में आया। ठीक है,
मैं नहीं कराऊंगी, पहले तुम बताओगे, फिर उसके मार्क्स देना खुद को +4, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे खुद हाँ जी, बोलो बोलो। मैम ये एक बार रिपीट कर दो दोबारा। देखो इसमें आपका सिमरन ये ध्यान रखना था आपको, KOH बेसिक मीडियम दिया हुआ है, राइट? अब बेसिक मीडियम में आपको पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि कहीं पे भी मुझे कार्बन के साथ डायरेक्ट OH नहीं दिख रहा, जो कि रिड्यूसिंग शुगर की पहचान होती है। सब में देखो कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एस्टर था, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुई, ये कन्वर्ट हुआ पूरा ग्रुप इसमें। ऐसे ही तो करवाया था ना मैंने तुम्हें, जब मैं तुम्हें एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसे, अरे ये क्या हुआ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यही कराया था, बोन तोड़ो, H2 और OH2, राइट? तो यहाँ पे OH बन गया, नाउ इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है? ठीक है मैम। तो ऐसे अपन को करना है। चलो आगे चलते हैं। ओके, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ही बन जाएगा, दिख रहा है सबको? नोटिस करो, जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे इसकी तो ये फ्रक्टोज ही बन रहा है, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। आइए बेटा, चलो अब अपने आप को नंबर देना। क्वेश्चन तुम ही पढ़ोगे क्योंकि पेपर में कोई हिंदी भी नहीं बताने आएगा, तो पढ़ो और अपना हैंड रेज करो फटाफट से। वेरी गुड, राहुल, पलक, आदर, सिमरन, अब्दुल्ला, आर्यन, शाबाश, करो करो, आसान है। और हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 23, 24, 25 का है इसमें। कृतिका, प्रिंस, पीरबक्श, श्रुति बहुत बढ़िया, सुमित बहुत बढ़िया। पीरबक्श पढ़ा था इसको सोने, जो उस टाइम तो तुम सो गए थे, घर पे पढ़ा था? Yes, बोले ma'am. रखा लिया सामने, ठीक है, ऑल राइट। बाकी भाई लड़कियां मेरे को कम क्यों दिखती हैं? अंजलि, क्या होगा आंसर? मनीषा, अच्छा मेरे को आरुष बताएगा। आरुष, मैम इसका सी आएगा। सी आएगा, ठीक है, सी ठीक है, +4 दे दो। क्या बोला उसने? माल्टोज हैज 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड एट C1 C4 और रिड्यूसिंग शुगर भी है, बिल्कुल ठीक है। माल्टोज हैज 2 मोनोसेक्राइड अल्फा और बीटा, ये गलत है, बीटा नहीं होता, अल्फा वाला होता है। और पहली बात है C4 लिंकेज होता है और रिड्यूसिंग होता है, तो सारी बातें इसने गलत बोली हुई हैं, बस एक चीज बोली है कि सही 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दिस इज रॉन्ग। पहला सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश, करके आए हो लगता घर से, समझाना भी पड़ेगा मेरे को। ट्राई करो, 1 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। प्रिंस खोजान बताइए। बी। बी ठीक है क्या? आपको बोला है एक एक्स शुगर है, उसको बॉईल किया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, 2 आइसोमर मिले हैं ए और बी। ए का ऑक्सीडेशन कराया है तुमने HNO3 के साथ, तो सैक्रिक एसिड मिला है, और बी जो है लीवो रोटेटरी है। तो लीवो रोटेटरी कौन मैंने बताया था तुम लोगों का? फ्रक्टोज। और सैक्रिक एसिड में कब मिलता है? जब तुम ग्लूकोज की कराते हो, तो यानी कि एक्स क्या रहा होगा? सुक्रोज। यस मैम। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose is found in। शाबाश, करो करो, फास्ट करना है ये वाले, तो अपने को ना ट्राई करना है कि विद इन 40 सेकेंड्स में हो जाए। अब्दुल्ला आप बताइए। मैम सुक्रोज। वेरी गुड, क्योंकि सुक्रोज में ही होता है अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तुम्हें, ये वाला करो।
हाँ कृतिका, गर्व हो गया? बोलो, बताओ फिर मेरे को। अरे थम्स अप तो ठीक है, बताओ तो सही। सेकंड, बट व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आंसर को लेकर कि सेकंड इज द करेक्ट? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे जेई में तो छोड़ के आ जाओगे सवाल। सिमरन? मैम सेकंड। सेकंड, सेकंड इज द, यस सेकंड करेक्ट है गर्व, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है आपके आंसर को लेके। देखो मैं एक बार बता देती हूँ। अब देखो जरूरी नहीं है वो तुम्हें ग्लूकोज उठा के देगा, वो तुम्हें कैसे कोई भी दे सकता है, बट तुम्हें बनाने आना चाहिए जैसे सिखाया था। तो बेसिकली ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या दिक्कत है इस पीपीटी को। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो 1 2 2 3 4 5 6, तो बनाते हैं हम 6 मेंबर रिंग। अब देखो फर्स्ट वाला तो ये हमें देगा, जरूर बताएगा कि कहाँ पे लगा हुआ है, या तो ये कुछ भी नहीं बताएगा, मतलब लाइक ऐसे क्या बोलते हैं इसको, वेवी, ये वेवी क्या, अगर कुछ ऐसा वेवी उसने दिखा रखा हो कर, तो इसका मतलब है 12 ऊपर भी हो सकता है OH, नीचे भी हो सकता है, बट सब में देखो इसने OH नीचे ही बना रखा है, तो टेंशन तो लेनी ही है। सेकंड पे देखो डॉक्टर वाली ट्रिक याद रखो, जो राइट में है वो डाउन में होगा, जो राइट में है वो डाउन में होगा, यानी कि H नीचे OH ऊपर। जो राइट में है वो डाउन में होगा, इसमें भी OH ऊपर। जो राइट में है वो डाउन में होगा, यानी कि OH नीचे। बाकी तो तुम्हें पता ही है, CH2OH ऊपर ही रहेगा। तो ये सेकंड को मैच कर रहा है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। बना लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 6। ऋषि आधा घंटा लेट है बेटा, कल से टाइम पे आइएगा। हाँ मैं समझा दूंगी, एक बार कर ले बेटा। जिसको होमोलोगस का नहीं आइडिया है वो तब भी हो जाएगा ये सवाल। करो। अंजलि कैन यू हियर मी? हाँ बताओ फिर क्या होगा इसका। यार पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं तो कई बार सोचती हूँ माथा पकड़ के बैठ जाऊं क्या। हाँ बताओ। मैम ए का तो फोर्थ होगा। वेरी गुड, आगे। और और मैम बी का थर्ड होगा। हाँ वो दोनों में ही सेम है। और मैम सी का शायद फर्स्ट। ठीक है, सही पहचाना है। देखो आपका जो ये है अपना ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, वो तो C4 एपिमर होता है, तो ए का 4। ग्लूकोज मतलब अल्फा बीटा ये एनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर हैं, क्योंकि एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक में कीटोन होता है। और बाकी जो बचा ग्लूकोज और राइबोज होमोलोगस होते हैं। तुम्हें होमोलोगस का मतलब पता है? आप लोग 9-10 में पढ़ते थे, CH2 कितना का डिफरेंस आता था बताओ भाई? सी का सेकंड। तो यहाँ पे कैसे आया ये होमोलोगस, क्यों बोला गया इसको? क्योंकि बेटा जो राइबोज होता है, हालांकि मैंने अभी राइबोज तुम्हें पढ़ाया नहीं है, राइबोज एक पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। सो ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन होते हैं, राइट। राइबोज में 5 कार्बन होता है। राइबोज ये होता है, अभी ये देख लो, क्योंकि बाद में जब मैं तुम्हें DNA RNA पढ़ाऊंगी वहां पे आएगा। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, देख रहे हो, दिस इज राइबोज। और ग्लूकोज क्या होता है? यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 कार्बन ऐड आप यहाँ पे कर रहे हो बेसिकली, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए ये होमोलोगस है। पहले राइबोज आता है, उसी से ही ग्लूकोज बनेगा।
ठीक है, इसीलिए डी वाले का क्या आएगा बेटा, सेकंड आएगा। ठीक है, वैसे तो तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा, अगर मान लो नहीं भी पता होता तो भी हम ये क्वेश्चन बना लेते। हो जाएगा अब ये, तो ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करो। वेरी गुड। अपने को यहाँ से ट्राई करना है, पूरी कोशिश करनी है कि 4 नंबर हमारे हाथ में हो। ठीक है, चलिए करिए। पलक, यू वांट टू ट्राई? ट्राई करो, आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं। देखो, पहला ठीक है क्या, कि कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड Yes, विद, ma'am. ठीक है। ठीक है मैम। No, ma'am. नहीं No, ma'am. तो No, ma'am. ब्रोमीन वाटर तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, भूल गए तुम लोग। वो तो CH2OH को थोड़ी ना करेगा, इतनी ताकत नहीं है, वो सिर्फ CHO को ही कर पाएगा COH में। और तुम्हारा मैंने बताया था ग्लूकोन, ये वही तो है, ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डाई तो बनता है व्हेन यू रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ग्लूकोज के साथ। तो ये गलत है, यही गलत है। वैसे आंसर तो आ गया, बाकी देख लेते हैं। विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद 2 अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाँ अल्फा बीटा के साथ। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है। CHO होते हुए भी शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर उसका कंसिडर कर रहे हैं, ये बताओ भाई। साइक्लिक। और 4 एसिमेट्रिक कार्बन, यस 4 कायरल कार्बन है, तो आंसर क्या आएगा 4। देखो तुम्हें कंफ्यूज मत होना, तुम्हें वो ऐसी चीज नहीं देगा जो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतना तो मैंने देखा है पिछले जो सालों में पेपर आया है। ठीक है, अगर तुम मान लो इसमें कंफ्यूज भी हो कि मैम यहाँ तो CHO ग्रुप है, तो ध्यान से सोचो, अगर तुम पढ़ के गए हो तो ये चीज तुमने पढ़ी है कि CHO होने के बावजूद भी वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, इट मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसका एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि शिफ्ट टेस्ट यहाँ पे नहीं देगा। जैसे आदर्श ने मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था, दैट वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। तुम्हारे पेपर में आया था फ्रक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट? इंटीजर बेस्ड में था। तो मैंने इससे पूछा कि साइक्लिक दिया हुआ है या फिर फिशर दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था फिशर है या साइक्लिक है। तो जब वो साइक्लिक देगा ना, मतलब अगर वो साइक्लिक का पूछना चाह रहा है तो वो मेंशन करेगा तुम्हें साइक्लिक है, बट वो अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा, देन यू हैव टू कंसिडर ओपन चेन, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, हाँ इसका मतलब यही है ना, ये कहना ही वही चाह रहा है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ CHO शिफ्ट टेस्ट ये नहीं दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ओपन चेन बहुत कम % एग्जिस्ट करता है, उसका ज्यादातर अल्फा बीटा करता है, तो उसका साइक्लिक कंसिडर किया है। अब मैं बोल रही हूँ कि तुम मान लो कंफ्यूज हो भी गए तो तुम अल्ट्रा श्योर हो ना कि फर्स्ट वाला तो है ही गलत। यस और नो? फर्स्ट कैन नॉट बी करेक्ट है ना ये स्टेटमेंट, और वही तुम्हें मार्क करना है। तो इतना तुम श्योर होने चाहिए। अगर मान लो 4 स्टेटमेंट में तुम 3 में एकदम श्योर हो और 4th में थोड़ा डगमगा रखा है सिस्टम, फिर भी तुम अपना अच्छे से कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज होने की नहीं थी बात। तुम्हें श्योर होना चाहिए था कि फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। ये वाला क्वेश्चन करो, नंबर देते जाना अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 8। इनकरेक्ट बताना है। आदर्श तुम बताओ। आदर्श माइक अनम्यूट।
मैम ए। ए, यस। ग्लूकोज कह रहा है सोलुबल होता है वाटर में बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड फंक्शन हो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो पानी में जाके वो इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, उसकी वजह से सोलुबल होते हैं। फिर भी मैं, अगर मान लो तुम हो गए फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया, कि ऐसा तो हमने कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं, बाकी स्टेटमेंट देख लो। ग्लूकोज रिमेन इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, अल्फा बीटा में। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट इन सुक्रोज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। एल्डोहेक्सोज है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, 6 कार्बन है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो ही नहीं सकते ना गलत, तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करते, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यहाँ होता है काम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, करो इसको। हाँ, ये तो अभी करा दिया। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट, कर दिया होगा, ये ट्रू है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज, ये भी ठीक है, तो यानी कि दोनों ही सही है। 10 नंबर देते जाना, ठीक है तो +4, गलत है तो 0। आउट ऑफ 9 अभी तुम्हें मिलेंगे ना, क्योंकि एक तो मैंने ही करवाया था स्टार्टिंग वाला। चलो, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे डेक्सट्रोटेटरी देना चाहिए था उनको, बट ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हुआ? यस मैम। सुमित, क्या लग रहा है जी? मैम पी का थर्ड होगा हम्म। और क्यू का फोर्थ होगा हम्म, और मैम आर का फर्स्ट और एस का सेकंड। ठीक है, देखो एक बार, अल्फा बीटा सबसे पहले डिसाइड कर लो तुम लोग। CH2OH जो है ट्रांस पे अल्फा, सेम बीटा, उल्टा ट्रांस, मतलब ट्रांस पे अल्फा, और ये बीटा। तो यानी कि पी का आपका या तो 1 आ सकता है या फिर थर्ड आ सकता है। अब तुम्हें पता है ये ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोपायरानोज आएगा, इसलिए थर्ड बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्यू का क्या आ जाएगा, ये बीटा वाला हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये आपका फ्रक्टो है तो अल्फा फ्रक्टो, यानी कि फर्स्ट, और एस वाला क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे आते हैं स्ट्रक्चर से, क्योंकि देखो वो स्ट्रक्चर बनवा के तो नहीं देखा है, मतलब लाइक तुमसे स्ट्रक्चर तो नहीं बनवा सकता एग्जाम में, तो स्ट्रक्चर बना के दे देगा, वो तुम्हें पहचानना है। और ये मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया है, ऐसे 3 4 और आ रखे हैं पेपर में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, तो मैंने एक तुम्हें बता दिया है। इससे पता चलता है कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 मोनोमर्स इन माल्टोज आर, बताओ भाई कौन से मोनोमर है? कृतिका बताना। डन मैम। मैम अल्फा ग्लूकोज और अल्फा वेरी गुड, ग्लूकोज, ये अल्फा, दूसरी। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, तो ये है 2023 में आया था क्वेश्चन। अब तुम 10 में से मेरे को फटाफट बताओ कितने नंबर बने तुम्हारे, चलो बताओ।
अच्छा 10 में से कैसे, मैं तो 4 का बोला था ना तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, एक एक नंबर का क्वेश्चन कर, एक एक नंबर का कर लो क्वेश्चन, कितने बने। हाँ 9 ठीक है अब्दुल्ला के, वेरी गुड अब्दुल्ला जी। 10 सिमरन 9, वेरी गुड। राहुल 10, बाकी संदीप, सुमित, प्रिंस, दोनों प्रिंस 7 7 6, ओके। धनंजय ओके 10 8 8 7, ठीक है। जो गलत हुए हैं अगर पेपर में आएंगे तो कर दोगे ना अब? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। वो ज्यादा मैटर करता है, गलत हुए कोई बात नहीं, बट वो जो गलत हुए पेपर में आगे वो गलत मत करना है प्लीज। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रट्टा, थोड़ा सा लर्न करने वाली हमें चीजें करनी पड़ेंगी अभी 10 मिनट और, है ना। चलिए आइए आगे हम चलते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड्स पे चलते हैं। नीचे कर लीजिए हाथ। आपके सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स रह गया कार्बोहाइड्रेट्स में। देखो क्या क्या, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। देखो पॉलीसेकेराइड्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है और ग्लाइकोजन पढ़ना है। इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है देखते हैं, पढ़ना है एनसीईआरटी में से। पॉलीसेकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमें मालूम है कि जब आप पॉलीसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स यूनिट होती है आपस में जो ज्वाइंट होती है, वो वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से होती है, ठीक है। फिर बोला हुआ है दीज आर द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अपने को पढ़ना है स्टार्च। तो स्टार्च में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए काफी डाइट का सोर्स है। हाई कंटेंट जो स्टार्च का है वो सीरियल्स, रूट्स, सब कुछ वेजिटेबल्स में मिलता है। ये भी आपको याद वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा तुम्हारा नीट में, आती है ये चीजें, तुम्हारे जेई में नहीं पूछेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इसमें करनी है वो ये है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। क्योंकि देखो जेई में पूछ लेते हैं कई बार बायो से रिलेटेड चीजें, बट वो ज्यादा वो वाली चीजें पूछते हैं जहां पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। तो वो वाली चीजें भी अगर तुम कर लेते हो तो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट डे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कि जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होगी तो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट, बहुत सारी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं और बेसिकली 2 कंपोनेंट्स में इसको बांटा गया है, ठीक है। 2 स्टार्च जो है 2 कंपोनेंट से बना है। कौन कौन सा, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। कौन सा याद करो अभी के अभी, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज में क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, आइए। अमाइलोज सबसे पहली चीज, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, ठीक है, समझ गए ना। स्टार्च 2 कंपोनेंट से जो है बना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, जिसमें सबसे पहले हम अमाइलोज की बात कर रहे हैं, वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, जिसमें 15 से 20% जो है स्टार्च है। मैम परसेंटेज हमें याद रखनी है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद होती है तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 to 20% ऑफ स्टार्च, ठीक है। और अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है, लीनियर, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है उसमें, ठीक है। आपस में क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और कैसे होती है, है ना, और यहां से पानी निकल जाता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाते हैं C1 और C4। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है विद 2000 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर देखना है तो देखो ये रहा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं बनवा देती हूँ, बट मेरे हिसाब से तुम्हें आ रहा होगा। ग्लूकोज की यूनिट्स बनाई गई हैं अल्फा की, और 1 और 4 पोजीशन पे आपको दिख रहा है, वहां से आपने पानी निकाला है एंड ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी। और ध्यान, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमसे अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नहीं बनवा के देखेंगे, ठीक है। इवन इन योर स्कूल एग्जाम ये वाले स्ट्रक्चर नहीं बनवाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इनका बनवा के देखते हैं। बट हाँ, इसमें सिर्फ तुम्हें यही ध्यान रखना है
कि अमाइलोज में क्या होता है। देख लिया, ब्रांचिंग नहीं होती है, क्लियर है। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन पे OH है वो किसी दूसरे ग्लूकोज की यूनिट के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर रहा है, तो यहाँ पे OH फ्री नहीं है। और अगर नहीं है तो ये मेरी कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। याद रहेगा? हाँ मैम, रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या सीन है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगर अमाइलोज तुम्हारा वाटर सोलुबल है तो अमाइलोपेक्टिन क्या है? पानी में सोलुबल नहीं है। और इसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। इट इज अ ब्रांच्ड चेन, ये इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। कॉमन चीज क्या है? कॉमन ये है कि दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है, बिकॉज कंपोनेंट्स किसके हैं? स्टार्च के। और स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है? अल्फा ग्लूकोज मिलता है। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे भी अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स ही आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसमें? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें दो तरह की आपको बेसिकली कार्बन के थ्रू लिंकेज दिखेगी। एक तो C1C4 में जो हम नॉर्मली अमाइलोज में देखते आ रहे हैं, और एक मिलेगी तुम्हें ब्रांचिंग, वो कहाँ पे मिलेगी? C1 और C6 में। ये याद करना पड़ेगा। C1 और 6 के केस में जब C1 और 6 में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाओगे तो वहां पे आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी इस तरीके से। देखो, बनाने की जरूरत नहीं है इसको। इधर देखो, यहाँ पे C1C4 और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार्बन है और जो दूसरी ग्लूकोज की यूनिट होगी, देखो 6th वाले कार्बन में ये आपस में क्या है? इनमें क्या हो रही है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये कनेक्टेड है और आपको दिख रहा होगा ब्रांचिंग। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ये तो ठीक है, ये तो हर बच्चा याद रख लेता है कि ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, लेकिन किसके बीच में, कौन से वाले कार्बन के बीच में ब्रांचिंग दिखेगी तुम्हें? C1 और C6, क्योंकि 1,4 में तो लीनियर दिख रही है आपको। याद रहेगा, करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, एक बार फिर आ जाओ। क्या बताया मैंने अभी तक तुम्हें स्टार्च के बारे में बताया। मैंने तुम्हें बोला स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। हमेशा जो भी याद करने वाली चीजें होती हैं वो हमेशा लिख के ही याद होती है, ध्यान रखना तुम लोग। अमाइलोज में क्या चीज है? दिस इज वाटर सोलुबल, दिस इज अमाइलोपेक्टिन इज इनसोलुबल इन पानी। ये अनब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड आपको C1C6 पे मिलती है, ठीक है। ये अनब्रांच होता है C1C4 जो है, यस बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग। स्टार्च का ही तो है ना बेटा, स्टार्च ही नॉन रिड्यूसिंग है, तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में, बट अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है C1 और 6 पे। दैट्स इट, खत्म। हाँ, और दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज होता है। बस इतना याद रख सकते हो, इससे ज्यादा मत याद रखना, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बात आती है सेलुलोज की। ये एनसीईआरटी में ही है तुम्हारा सारा सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज के बारे में क्या चीज ध्यान रखनी है तुम्हें? सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट किंगडम। बायो में तो एक चैप्टर भी होता है पूरा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो मतलब इतना याद रख लेना कि सेलुलोज का लेना देना किससे है? प्लांट से है, खत्म। और कुछ भी याद नहीं रखना तुम्हें। इट इज प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। बायो आ चुकी है यहाँ पे, तो सिर्फ ये ध्यान रख लेना, प्लांट से लेना देना है सेलुलोज का, खत्म। मेन हमें क्या ध्यान रखना है? अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, और ये बहुत आसान है। स्टार्च में क्या था? अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स थी। सेलुलोज में क्या है? बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स थी, ठीक है। और इसमें भी क्या है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इज दैट क्लियर? बस खत्म, देख लो। composed only of beta D glucose which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the
नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट, ठीक है क्या, बताना एक बार, इतना याद रख सकते हो। स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। जहां ब्रांचिंग आएगी मैं बता दूंगी तुम लोगों को, एक तो माइलोपेक्टिन में आई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल बॉडी में स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। मैम ये याद करना, हाँ बेटा ये याद करना है कि इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, स्टार्च के दो कंपोनेंट्स कौन से थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इसको एनिमल स्टार्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। याद रखना है, यस, क्या याद रखना है, इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स एसर्शन रीजन में आ सकता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। मतलब जो आपका माइलोपेक्टिन था उससे भी ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलती है अपने को ग्लाइकोजन में। ठीक है मैम, और क्या याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल एंड ब्रेन। याद रहे तो रख लेना वरना छोड़ भी सकते हो। फिर कह रहे हैं कि जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन जो है ईस्ट और फंजाई में भी मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, लास्ट वाली लाइन, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। याद रहता है तो ठीक है, वरना दो बातें ध्यान रखना, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन, और एक और तीसरी चीज और याद रखना कि ये हाईली ब्रांच्ड होता है। टाइम लगेगा, आई नो दैट, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ के आ रहे थे इतने टाइम से, और अब ये थोड़ी सी अलग चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ रही हैं, बट हो जाएगा। अगर मुश्किल होता तो शायद मैं भी बोल देती कि क्या ही हो रहा है, बट दो एक बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो मैं तुम्हें खुद क्वेश्चंस भी दूंगी घर से करने के लिए, फिर तुम जो असाइनमेंट्स तुम्हें मिलेगा माइंड्स के बाद बायोमोलिक्यूल्स का, वो भी आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो उसकी टेंशन मत लेना। बट ये छोड़ना मत यार तुम ये चैप्टर, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये तुम चैप्टर पढ़ के जाओ। ठीक है, हो जाएगा, फटाफट से रिवाइज करो। फटाक से तुम्हें मैं दे रही हूँ 3 मिनट, जल्दी से तीनों चीजें पढ़ो। अमाइलोज, अमाइलो स्टार्च पढ़ो, सेलुलोज पढ़ो और अपना ग्लाइकोजन पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। और कोई भी एक ब्लैंक पेज पे लिख लो जो पढ़ाया मैंने, फटाफट से। मैम अमाइलोपेक्टिन कैसा शुगर होता है? पॉलीसेक्राइड है ना बेटा, स्टार्च का ही कंपोनेंट है, स्वीट नहीं होता, टेस्ट में मीठा नहीं होता है। मैम रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? अच्छा अच्छा, उसमें मैं पूछ रही हूँ बेटा नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका जो OH है वो फ्री नहीं है आगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं आप लोगों को ग्लूकोज की, तो आगे देखो कनेक्टेड है, कहीं पे भी आपको OH फ्री नहीं मिल रहा, तो यस दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। क्योंकि स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग है तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन उसी का ही पार्ट है, तो वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे। मैम इन दोनों के स्ट्रक्चर भी बनाना है, मतलब याद रखना ना 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 ना, बनाने नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो, बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा तुम लोगों को। ठीक है, बस ये ध्यान रखना ब्रांचिंग कहाँ पे होती है, C166 में। मैम सेल्यूलोज का भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बता देना। किसका बेटा, मैम सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का मैम। सेलुलोज भी नॉन रिड्यूसिंग है, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, नोट करके लिख लो कहीं पे। ठीक है, यही लिख लो, सारी समस्या खत्म। ठीक है,
जल्दी से करके मुझे बताओ। हो गया? गर्व हो गया क्या? सुनिधि, कृतिका, पलक, मनीषा, अंजलि, सिमरन, पीर बख्श, यस मैम हो गया। आर्यन, सक्षम, स्मृतिका। चलो डन। चलो आते हैं फिर, क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 ही क्वेश्चन है, देन वी विल स्टार्ट प्रोटीन्स। ठीक है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन करिए। हाँ आर्यन बताओ। मैम सी ऑप्शन। अमाइलोज? यस मैम। अमाइलोज में तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही नहीं होती। अमाइलोज में तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है जी। मैम बीटा होता है तो मैम स्टार्च मैम। ओ बीटा सॉरी मैम। मैम डी ऑप्शन। सेलुलोज। मैम सेल्यूलोज हो। पॉलीसेकेराइड, हाँ पॉलीसेकेराइड है। उसको बॉईल किया है इस कंडीशन पे। वाई जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराया तो ग्लूकोनिक मिल रहा है, और एक्स में बीटा ग्लाइकोसिडिक है। सो यस, ऑप्शन सेलुलोज आएगा, मतलब स्टार्च अमाइलोज माइलोपेक्टिन में अल्फा ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है ना उसमें, इसीलिए। नेक्स्ट ये वाला करो, फटाक से करो। स्मृतिका, टेल मी which option is correct? स्मृतिका, अरे यार तुम लोग सही में दिमाग खराब कर देते हो मेरा। बता क्यों नहीं रहे हो? अब करवाने के बाद भी नहीं बोल रहे हो तो क्या करूं मैं? अपना माथा पीट लूं क्या? हैं? मैम किसी को भी बताना है? संदीप आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों की नहीं कर रही, तुम लोगों ने तो हैंड रेज किया हुआ है। संदीप आप बताओ। फोर्थ। मैं सोची Option संदीप first. भी सो गया। ऑप्शन फर्स्ट कहाँ से? दोनों करेक्ट कहाँ है? इनसोल्युबल होता है, सो रहे हो क्या? इनसोल्युबल ये गलत है। लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल मोर देन 200 ग्लूकोज बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए गलत, बी सही। ठीक है? मैंने फोर्थ ही बोला था उसने वैसे। फोर्थ बोला था क्या? यस मैम। हाँ Yes, फिर ठीक है, फिर तो जगे हुए हो, सोए नहीं हुए। फिर जगे हुए हो बेटा, इतना टाइम मत लगाया करो तुम लोग, पता चले मैं ही सो गई। चलो प्रोटीन्स पे आते हैं। प्रोटीन्स में चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हुआ मेरी तरफ से, ये वाला। अच्छा चलो, प्रोटीन्स में क्या है? देखो अब बात ये आती है कि प्रोटीन्स तो भाई साहब हमें बहुत कुछ पता है प्रोटीन्स का। तुम जिम जाने वाले बच्चे हो, है ना? तुमसे अच्छा क्या ही जानेंगे प्रोटीन्स का, है ना? तो वो तो सबको पता है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम है, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें? देखो जो प्रोटीन्स है ना वो बने हैं अमाइनो एसिड से मिलके। तो यानी कि जो हमारी अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अमाइनो एसिड्स होते क्या, सुन लो तुम लोग। देखो अमाइनो एसिड्स का जो लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा होता है, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है अमाइनो एसिड्स। तो एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइनो ग्रुप होगा, है ना? तो एक कार्बन से COH और उसी कार्बन से NH2 जुड़ा होता है और एक H जुड़ा होता है। ये तो कोई भी अमाइनो एसिड तुम पढ़ लो, ये यूनिट तो रहेगी रहेगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एल्काइल ग्रुप। अब जैसे जैसे ये एल्काइल वाला पार्ट चेंज होता रहेगा तुम्हारा अमाइनो एसिड के नेम बदलते जाएंगे। समझ गए मेरी बात? ये वाली चीज सेम रहेगी, और जैसे जैसे R बदलता जाएगा, अब R क्या हो सकता है वो तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं स्ट्रक्चर याद करवाऊंगी तुम लोगों को। तो जैसे जैसे R बदलता जाएगा अमाइनो एसिड्स के नाम बदलते जाएंगे। ठीक है? अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बोलता है कि
जो ये प्रोटीन्स है ना, ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स के। बच्चों को याद ही नहीं रहता। अल्फा मतलब अल्फा अमाइनो एसिड्स की अल्फा अमाइनो एसिड से ही आपके जो है प्रोटीन्स बनते हैं। अब अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय अल्फा? कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साथ वाला कार्बन है, दैट इज योर अल्फा कार्बन। समझ गए? और अल्फा कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ है? अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी बात आएगी प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स किसके पॉलीमर हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स के। तो अल्फा अमाइन, जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करोगे, अभी कल बताऊंगी मैं तुम लोगों को कि प्रोटीन्स में अमाइड लिंकेज होती है, ठीक है? तो उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तुम्हारे बुक्स में बीटा गामा के बारे में भी कुछ कुछ छोटू मोटू इतनी छोटी सी चीज बता रखी है, वो तुम्हें याद भी नहीं रखनी। मैं बता देती हूँ, ये अल्फा है। अगर मान लो मैं बीटा अमाइनो एसिड्स की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा पोजीशन पे क्या लगा होगा तुम्हारा? अमीनो ग्रुप लगा होगा। समझ गए? बीटा है ना? इस तरीके से गामा डेल ये। लेकिन सपने में भी कोई तुमसे पूछे कि अल्फा कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साथ वाला कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? बस इतना याद रख सकते हो? हाँ मैम, ये रख सकते हैं हम लोग याद, क्योंकि यहाँ से 2025 में क्वेश्चन आ चुका है और आसान आसान 2024 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है। आज जब मैं पेपर देख रही थी तो हो सकता है ना 2026 में आ जाए। हर शिफ्ट में नहीं आया हुआ, बट किसी की शिफ्ट में आ सकता है। तो ध्यान रखना, अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब कुछ एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या बोलता है ये। मैं तो वैसे मोरलेस एनसीईआरटी ही फॉलो करा रही हूँ, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है तो वहां पे मैं बता रही हूँ। अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये बात ठीक है। फिर कह रहे डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप द अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा बीटा डेल एंड सो ऑन। बट हमें याद नहीं करना, क्योंकि हम ये ध्यान रखेंगे तो भाई साहब कहीं हमारा दिमाग ज्यादा ना चल ले तो हम ये ना भूल जाए। इसको नहीं भूलना तुम्हें बस, ठीक है? अब तुम्हारा अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये आर क्या हो सकता है, तो वो तो देखो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्ट्रक्चर के नाम याद कराऊंगी वहां पे ही तुम्हें मैं बताऊंगी कि अगर आर एच होगा तो क्या होगा, मिथाइल होगा तो क्या होगा, या कोई और ग्रुप लगा होगा, कोई एल्काइल और लगा होगा तो उसका नाम किस तरीके से होगा। आपके सिलेबस में 20 अमाइनो एसिड्स है, सारे याद करने हैं? सारे तो नहीं करने, बट कुछ तो याद करने हैं, 10 से 12 तो कर लेना। कराऊंगी मैं सारे के सारे, बट उसमें से मैं टिक लगा मार्क करवा दूंगी जो आपको पढ़ते हैं, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ कुछ बातें हैं अमाइनो एसिड्स की जो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। लिखो पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द नेचुरली occurring amino acids belongs to, भाई ये कौन आ रहा है इतनी लेट? एल कॉन्फ़िगरेशन। सुनिधि जी क्या हो रहा है? ये आना जाना क्यों लग रहा है इतना? मैम नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इस वजह से हो रहा है। हो तुम्हारा नेटवर्क यार। एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कैपिटल डी कैपिटल एल बताया था मैंने तुम लोगों को। देखो इसमें भी वही है, देखो कार्बन पे COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, और ये तो लगा ही रहेगा, और यहाँ पे R चेंज होगा। तो इसमें भी ध्यान रखना है, जो एसिमेट्रिक कार्बन है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कार्बोहाइड्रेट में था, जो एसिमेट्रिक कार्बन अगर उसमें NH2 लेफ्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो बेटा क्या होगा तुम्हारा? ये एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा। कौन से का होगा? एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा। इसमें मुश्किल है तो पूछो, याद करना।
और एक बात बताऊं, काम की बात, जितने तुम्हें मैं अमाइनो एसिड्स बताऊंगी ना, सब में एक को छोड़ के, दो को छोड़ के सब में एक कायरल कार्बन है। ठीक है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है स्ट्रक्चर को उल्टा पुल्टा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद बेटा अप्रोक्सीमेटली कितने नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं? वैसे तो 22 से 23 है लगभग, अगर कोई स्टैंडर्ड बुक तुम उठाओगे 22 से 23 लिखा होता है वहां पे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। बट अपने को कितने पढ़ने हैं? 20। अपने को कितने पढ़ने हैं? एनसीईआरटी में 20 है, वो हमें पढ़ने हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 20 अमाइनो एसिड्स जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी उसमें से एक लोता ग्लाइसिन is the only amino acid। हाय रे, मेरे घर वाले कितने शोर मचाते हैं। ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज ए कायरल। ए कायरल बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ के ना मैम? क्यों ऐसा? क्यों, क्या है इसमें दिक्कत? क्योंकि मेरा बेटा जो ग्लाइसिन होता है ना, उसमें जो आर होता है वो एच होता है। देखना, अब तुम बताओ है ये कायरल? नहीं है मैम, क्योंकि एक कार्बन पे 2 एच है। तो ग्लाइसिन 20 अमाइनो एसिड्स में से ग्लाइसिन एक लोता है जो कि ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रहेगा? हाँ मैम, रखना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, राइट? रखना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो। मैम लास्ट वाला पॉइंट एक बार आप रिपीट कर देना। हाँ बिल्कुल रिपीट करूंगी। मैं ये बोल रही हूँ, ग्लाइसिन आपका जो अमाइनो एसिड है अब्दुल्ला, 20 टोटल 20 अमाइनो एसिड्स तुम्हें पढ़ने हैं, उसमें से एक जो अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में जो आपका आर मैंने बताया था ना, आर अलग होगा और अमाइनो एसिड्स के नाम चेंज होते जाएंगे, तो आर जो होता है इसमें वो एच होता है। अब एक कार्बन पे 2 सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बिकॉज कायरल होने के लिए ऑल द 4 वैलेंसी आर डिफरेंट, है ना? बट यहाँ पे तो सेम है 2, तो इसीलिए ये इनएक्टिव है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ बेटा 20 अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, तो उसमें से तुम्हारे 10 तो क्या है, असेंशियल है, और 10 नॉन असेंशियल है। 10 नॉन असेंशियल है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब असेंशियल कौन से होंगे? जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। रट्टा मत मारना, वेलिन लाइसिन मैं याद करवाऊंगी। 10 असेंशियल हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तुम्हें आएगा पेपर में, बताओ इनमें से ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इनमें से कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, यानी कि वो पूछ रहा है नॉन असेंशियल। ठीक है, अब बात आते हैं कि 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल कौन से हैं। तो आप लोग जो ट्रिक है वो ध्यान रखोगे, पीवीटी, टिम होल, प्राइवेट टिम होल, याद रखना मुश्किल नहीं है क्योंकि अतरंगी सी ट्रिक है, तो याद रहेंगी ये। पीवीटी, टिम होल, ठीक है, पीवीटी, टिम होल। अब ये पीवीटी देखो, टोटल 10 दिख रहे हैं आपको, टोटल 10 दिख रहे होंगे अल्फाबेट। तो अब ये 10 ही ये मैं किसकी ट्रिक बता रही हूँ तुम्हें? असेंशियल की। और इसको छोड़ के जो भी होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे? नॉन असेंशियल। तो हम लोग असेंशियल पढ़ेंगे, नॉन असेंशियल नहीं पढ़ेंगे। तो पी से क्या है, आ जाओ। पी का मतलब है बेटा फिनाइल एलानिन। एक मिनट रुकना बेटा, शोर आ रहा है, एक मिनट रुको। फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन हो जाएंगे, 3 बार याद करोगे अपने आप हो जाएगा। पी से मतलब है वेलिन, वनीला आइसक्रीम से याद रखना है इसको, वेलिन है। टी का मतलब है थ्रियोनिन, क्या निन? थ्रियोनिन।
थ्रियोनिन। दूसरे टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन। क्रिप्टो करेंसी सुना होगा तुम लोगों ने, ऐसे याद रख लेना थोड़ा, ट्रिप्टोफैन या फैन से याद रख लेना, तुम्हारी मर्जी है। आई से है आइसोल्यूसिन। कौन सा ल्यूसिन? आइसोल्यूसिन। एम क्या है? मीथियोनिन, मेथी का पानी, मीथियोनिन, मीथियोनिन। एच क्या है? एच है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन। मैम वो ट्रिप्टोफैन है। यस, TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन। एच है हिस्टिडीन, ए है आर्जिनिन, आर्जिनिन। एल है लाइसिन, लाइसिन। स्पेलिंग भी अगर तुम गड़बड़बाजी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे स्पेलिंग नहीं लिखवाएगा वो, टेंशन मत लेना। अगर मान लो तुम्हें नाम याद हो जाते स्पेलिंग नहीं होती, नो प्रॉब्लम। और ये क्या है? ल्यूसिन, LEUCINE, ल्यूसिन। तो दीज आर द 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब मेरी बात आता, अब मेरा काम आता है तुम्हें याद कराने का। देखो, प्राइवेट टिम होल लिखो, PVT, अरे PVT टिम होल। तुम्हें जो याद आता है वो लिखते जाओ। क्या क्या याद आता है? एक वनीला आइसक्रीम से याद आता है वेलीन, ठीक है। मैम थोड़ा लास्ट वाला क्या? ल्यूसीन है बेटा, LEUCINE, वो अंदर थोड़ा चुटकू सा लिख दिया मैंने। वेनिला आइसक्रीम स्टैंड्स फॉर वेलीन। फैन से ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन। मेथी का पानी, मीथियोनिन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा जो जो मैंने बता दिया। P फिनाइल एलानिन, T थ्रियोनिन, आई से बोलो तो आइसोल्यूसिन, आइसो हटा के ल्यूसिन एक और अमाइनो एसिड, और एक और एल क्या है? लाइसिन। याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी से करो इसको याद, फिर मैं आगे चलूं। फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथी का पानी, मीथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है। चलो अब देखो, ये एनसीईआरटी की स्लिपिंग है। तुम देखो इधर, इधर आओ, गौर से फरमाओ। ये जो स्टार लगे हुए हैं ना, दिख रहा है तुम लोगों को? वेलिन पे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देखो, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, ऑल आर एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा जो और बचेंगे वो क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। इनके स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, आज नहीं। अब यहाँ पे बेटा पेपर में आता है 1 लेटर कोड। मतलब अगर मान लो मेरे को बोलना हो ग्लाइसिन का सिंबल तो GLY है, बट अगर मैं पूछूं इसका 1 लेटर कोड क्या है, मतलब अगर मान लो मैं लिख रही हूँ A, तो वो एलानिन के लिए A है। तो ये हमें याद करने हैं। 2023, 2024, 2022 में आए हुए हैं इससे सवाल, 25 में नहीं आया। तो देखो, ग्लाइसिन की कोई टेंशन नहीं है, G से याद रखोगे उसको। एलानिन में कोई टेंशन नहीं है, A से ध्यान रखोगे। वेलिन में V से याद रखोगे, ल्यूसिन L, आइसोल्यूसिन I। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अमाइनो एसिड का पहला अक्षर है वही उसका 1 लेटर कोड है। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां पे हमें याद करना है वो क्या है? आर्जिनिन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरे पावर पॉइंट ने। आर्जिनिन, इसका A नहीं है 1 लेटर कोड। मेरे बोलने में क्या आ रहा है तुम बताओ? आर्जिनिन, आर आ रहा है ना, तो आर इज द लेटर कोड। याद करने का तरीका बता रही हूँ, कोई इसके पीछे साइंटिफिकली नहीं है कि आर से शुरू हो रहा है तो आर। याद करने का तरीका बता रही हूँ। उसके बाद है लाइसिन। लाइसिन में L नहीं है, ध्यान रखना, ल्यूसिन में L है, लाइसिन में नहीं है। लाइसिन में आप कैसे देखोगे? इसका लेटर कोड होता है K। कैसे याद रखोगे? अल्फाबेट में देखो,
लाइसिन एल से शुरू होता है, अल्फाबेट में एल से पहले क्या आता है? के, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो के इज द लेटर कोड। उसके बाद आती है तीसरी ग्लूटामिक एसिड। आप लोग ग्लू का यूज करते हैं? हाँ मैम करते हैं। ग्लू की स्पेलिंग क्या लिखते हो? GLUE, तो पीछे जो ई होगा वही इसका लेटर कोड होगा, ग्लूटामिक एसिड। तुम्हें इस कोई और बेटर तरीका मिले गो हेड, ठीक है, बट ये करने तो पड़ेंगे अल्टीमेटली, नंबर चाहिए तो। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ग्लू, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो याद रहे। अच्छा, एस्पर्टिक, एस्पर्टिक को हम याद रखेंगे बेटा एस्पर्डिक से। स्पेलिंग तोड़ दो इसकी, मतलब स्पेलिंग गलत लिखो, बोलो इसकी प्रोनाउंसिएशन। एस्पर्टिक नहीं बोलोगे, एस्पर्डिक बोलोगे। अगर एस्पर्डिक है तो डी इज द लेटर कोड, ठीक है, डी इज द लेटर कोड। उसके बाद आता है ग्लूटामिन। ये कोई बच्चा याद नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि ग्लूटामिक और ग्लूटामिन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो प्लीज एक याद रख लो ग्लूटामिक, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो ग्लूटामिक याद रख लो, ग्लूटामिन याद मत रखो, ठीक है जी। क्योंकि ये अगर याद करोगे तो फिर ये याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को भी कुछ नहीं पता है, सही बताऊं तो। ग्लूटामिक याद रखो। उसके बाद है, यहाँ पे आओ, एस्पर्जिन। पीछे क्या आ रहा है? किससे खत्म हो रहा है? नो, एस्पर्जिन, तो एन इज द लेटर कोड। थ्रियोनिन टी से खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीन एस है, उसका पहला लेटर कोड। सिस्टीन सी है, कोई दिक्कत नहीं है। मिथियोनिन एम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ फिनाइल एलानिन। नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? फो से ना, तो एफ इज द लेटर कोड। टायरोसिन, टायरो, टायर, टायर, टायर में क्या आ रहा है? टाए, ए वाई, वाई इज द लेटर कोड। ट्रिप्टोफैन, इसको याद रखो, ट्रिप्टो नहीं, स्पेलिंग बिगाड़ दो इसकी, ट्रिप्टोफैन। ये देखो, ये वो मैं बता रही हूँ जैसे मैंने याद किए थे, मैं बता रही हूँ। आपको अगर कुछ और गूगल पे ट्रिक मिल जाए, यूट्यूब पे मिलते हैं, तो गो हेड, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद करने हैं। ट्रिप्टो तो W, बाकी सेम है, हिस्टिडीन H, प्रोलिन P। तो कितने याद करने हैं आपको? 3 4 5 6 7 8 याद करने, 8 में हो जाएगा। चलो आओ एक बार फिर आ जाए। आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर, यस और नो बोलो मेरे साथ साथ। Yes, ma'am. आर्जिनिन आर होगा। एस्पर्टिक का क्या होगा? एस्पर्डिक से बोलोगे, डी होगा, राइट। लाइसिन के होगा, लाइसिन के, क्योंकि एल से पहले के आएगा। टायरोसिन, टायर, वाई। फिनाइल एलानिन, एफ। एस्पर्जिन, नो आ रहा है पीछे, एन। ग्लूटामिक, ग्लू, पीछे ई आएगा, ई इज द लेटर कोड। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ट्विस्ट कर दिया मैंने, W, ठीक है। ये ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन करो। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अमंग द गिवन लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सवाल आए हैं 2024, 25, 23 में इससे। सो मत जाना यार, कर लो, है ना। लिखो प्राइवेट टिम होल। आर्जिनिन है, हाँ मैम। और कौन सा है? फिनाइल एलानिन है मैम वैलिन, वैलिन है, और हिस्टिडीन, आंसर कितना आएगा? 3 3 4, 4। and 4 3 क्यों बोले फिर? 4 आएगा, बाकी सारे नोन है। देखो ए से कंफ्यूज मत होना, ए आपका एस्पर्टिक में भी आता है ना।
तो ध्यान रखना आर्जिनिन है वो, एस्पर्टिक नहीं है ना। चलो 4 आएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो। कौन सा अमाइनो एसिड है जो मिलता है प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से? मैम अल्फा। 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 आगे बढ़ू? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। I'm done. वेरी गुड। यस मैम। हो गया। ग्लूटामिक को ग्लू से याद रखना, ई इज द लेटर कोड। अब ए का थर्ड है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए। बी का मत चेक करो, कोई और चेक कर लो। ग्लूटामिन मैंने छुड़वाया ना, जो पता है वो कर। टायर वाई, सी का 4, डी का 2 ट्रिप्टोफैन W, और बाकी जो बचा ग्लूटामिन का वो आ जाएगा Q। ये वाला क्वेश्चन ऐसा 2023 में आया था, 22-24 में आया था। मैंने आपको एक 23 वाला करवा दिया, बाकी भी सेम इसी मैच द फॉलोइंग थे। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ गए होंगे बाकी भी कैसे करने हैं। ये वाला क्वेश्चन घर से करोगे? जल्दी बताओ, घर से करना। और एक ये वाला, बस। और मैं तुम्हें कुछ 2025 के अभी क्वेश्चन भेज देती हूँ मैं ग्रुप में, है ना, कर लेना। 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है? चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, चैप्टर ही ऐसा है ना, रिवीजन मांगता है।